नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। सहयोगियों के दम पर चल रही बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के सामने स्पीकर के चुनाव के समय तगड़ी चुनौती आने वाली है। विपक्ष इस मौके को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहा है और इसके लिए दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष की ओर से कहा गया है, अगर टीडीपी की ओर से अगर अपना स्पीकर चुनाव में खड़ा किया जाता है तो विपक्ष उसका पूरा समर्थन करेगा। यानी विपक्ष एनडीए में मतभेद पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी स्पीकर पद पर दबाव में आ जाएगी? बताते हैं, बीजेपी किसी भी हाल में स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी टीडीपी को देने पर राजी है। उधर विपक्ष लगातार परंपरा के हवाले से डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की बात कर रहा है। बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह को सभी दलों के बीच स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच आज कांग्रेस से बड़ा ऐलान हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर पर चली बैठक में सहमति बन गई है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। उधर वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। ऐसे में क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभालेंगे, इसका जवाब मिलना बाकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad, and the last 5 years as member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave. हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन। और रायबरेली दोनों जीते हैं, लगता है कौन सा भी छोड़ना चाहिए आपकी? मेरी निजी राय है कि उनको रायबरेली रखना चाहिए, कि उनके दादा की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी दादी वहाँ लड़ी, उनके पिताजी वहाँ लड़े, उनकी माताजी वहाँ पे लड़ी, तो मेरी दिली इच्छा है कि वो वहाँ पे। साउथ में नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको नहीं, साउथ में क्यों नुकसान होगा? क्योंकि उन्होंने वोट किया है। नहीं, धोखा की क्या बात होती है? अभी राहुल जी पूरे हिंदुस्तान से लड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या है? यहाँ भी लोगों की डिमांड थी, यहाँ भी लड़े, वायनाड भी डिमांड थी, वहाँ भी लड़े।
तो लोकतंत्र में सीट तो एक ही रख सकता ना आदमी, ठीक है। निर्णय उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही होगा, चाहे रायबरेली का हो चाहे वायनाड का हो। देखिए, कोई भी जिम्मेदारी से हम कभी हटते नहीं हैं। जो जिम्मेदारी मिलती है उसका एकदम सर्वोत्तम काम करते हैं उसमें। और ये नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार में हमको केंद्रीय मंत्री में उन्होंने चयन किया और विभाग भी कुछ ऐसा ही मिला है जो गरीबों से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, जिसकी आवश्यकता बिहार में है। कुछ लोग नौकरी के नाम पर लोग को भरमाते हैं कि हम ये नौकरी दिया वो नौकरी दिया, लेकिन ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है इसमें रोजगार देने के बहुत भारी संभावनाएं हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कह करके हमको कहा है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है और हम समझते हैं कि मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। हम अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोगों का भी सहयोग, आम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है और हर तरह से अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, जब हम कुछ कर लेंगे तब कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि 9 महीना तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हम। मुख्यमंत्री बनने पर हमने कुछ नहीं किया था, कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री से पद से जब हटे तो सब लोग समझते हैं कि हम कितना काम किया था। उसी प्रकार से यहाँ भी है, जब हम विभाग में गए हैं तो विभाग में सर्वोत्तम अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। देखिए, ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी उन्होंने बकायदा किताब लिखी थी जो एल के आडवाणी जी ने इंडोर्स की थी। उसके बाद से बहुत ऐसे चुनावी प्रक्रिया इंट्रोड्यूस हुए हैं जहां पे सवालिया निशान उठते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने आए थे जो सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए थे। इलेक्शन कमीशन का क्या जॉब है? इलेक्शन कमीशन का जॉब है दैट सीजर्स वाइफ शुड बी अबाउट सस्पिशन। तो अगर किसी एक जन के बीच देश में, वोटर के देश में मन में संदेह होता है तो संदेह को दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन को पहले भी, चुनाव से पहले भी लिखा था, पर इलेक्शन कमीशन ने ना हमें समय दिया, ना हमारी बात को सुना और उन्होंने 4 लाइन की शायरी जरूर सुना दी थी, सस्पेशन क्लियर नहीं किया। अब जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट में हुआ है और कल इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया, इलॉन मस्क ट्वीट कर रहे थे पोर्टो रिको को लेकर के इलेक्ट्रिक मशीन्स नहीं होनी चाहिए, वोटिंग मशीन्स, दे कैन बी हैक। छोटी मोटी कोई भी एआई से हो, ह्यूमन एंट्री से हो। ये उसको मुद्दा किसने बनाया? राजीव चंद्रशेखर जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इलेक्शन कमीशन से पहले वो जवाब दे रहे हैं। उनको भी इलॉन मस्क ने कहा कोई भी मशीन हो, फलाना ढिमका, नो ब्लूटूथ, नो इंटरनेट, नो डेटा, सब कुछ, वो भी हैक हो सकती है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वही हमारी पार्टी कह रही है, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर रहना चाहिए और इसलिए हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि देश के जो संवैधानिक तौर तरीके हैं। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरे दिन चली सबसे बड़ा ऐलान कांग्रेस से आया, जहां प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। वाई नॉट? जिस सीट से राहुल गांधी इस्तीफा देने जा रहे हैं, यानी 2 सीटों से जीते हैं और 1 सीट वायनाड के छोड़ने जा रहे हैं, वहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2019 में उनको महासचिव का पद दिया गया था कांग्रेस में और उसके बाद 5 साल बाद वो चुनाव के मैदान में उतर रही हैं। इस बीच वो अपनी मां को और अपने भाई को और अमेठी में उन्होंने जीत दिलाई है, तो पर्दे के पीछे से काम करती रहीं, संगठन संभालती रहीं, पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। कैसा होगा उनका मुकाबला? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया था उन्होंने, और अब जब खुद उन पे ये नारा अप्लाई करने की बात आ गई है तो कितना उनके लिए आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही स्पीकर के पद को लेकर भी सियासत जोरों पर है।
क्योंकि स्पीकर का पद चुनाव में शक्ति प्रदर्शन का एक पैमाना बन गया है। क्या बीजेपी अपना स्पीकर बनवा पाती है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष लगातार ये चाहता है कि बीजेपी का स्पीकर नहीं बने। मौके का फायदा उठाकर भले टीडीपी जो सहयोगी है सरकार में या जेडीयू अपना स्पीकर बनवा ले, क्योंकि विपक्ष को लगता है पिछली बार जिस तरह से सदन में 100 150 सांसदों को एक बार में सस्पेंड किए गए थे, वो नौबत दोबारा फिर ना आ जाए। इस लिहाज से विपक्ष को लगता है डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के पास, विपक्ष के पास रहे और स्पीकर का पद टीडीपी अपने पास रखे। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या बीजेपी इतनी आसानी से स्पीकर के पद को छोड़ देगी? ये बड़ा सवाल है। 24 जून से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उस पर जो है बहुत सारी रणनीति तय होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, घरौला, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतमबुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कांग्रेस से बड़ी खबर आई है, प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। राहुल गांधी जिस वायनाड सीट को छोड़ रहे हैं, वहां से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी और पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं। कांग्रेस में एक नई पीढ़ी राजनीति में, चुनावी राजनीति में दस्तक देने जा रही है। हालांकि 2019 में वो महासचिव बन के संगठन संभाल रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देशबंधु दीक्षित जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीक्षित जी। संदीप त्रिपाठी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी, जिस तरह से बड़ा ऐलान हुआ है राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी, क्या किस तरह के देखते हैं आप लोग जो है पहली बार प्रियंका का चुनाव मैदान में उतरना? संदीप त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यश भारती जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारने की बात चल रही है चुनाव में वायनाड से, तो पहली बार वो किस चुनाव में उतर रही है? 2019 से महासचिव है कांग्रेस की, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल निर्णय है, तो किसको चुनाव लड़वा रहे हैं, कहां से लड़वा रहे हैं, किसका इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन मैं महिला नेत्री होने के नाते उनका स्वागत करता हूं। देश में आधी आबादी को कांग्रेस पार्टी अवसर देने जा रही है, और जैसे कि आपने बात कही थी कि उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती है, तो मौजूदा दौर में जहां महिला असमानता और लिंग के आधार पर भेदभाव है, वहां अगर राजनीतिक क्षेत्र में और संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है और ये होना चाहिए। ठीक है। देशबंधु दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान में उतरना बीजेपी के लिए किस तरह की, बीजेपी कैसे देखती है इसको? नमस्कार, और यहाँ बैठे सभी पैनलिस्टों को शुभ संध्या, नमस्कार। नहीं, जैसा आपने प्रश्न पूछा, देखिए ये इनका आंतरिक मामला है। तो वहाँ वायनाड सीट पे देखिए 2 सीटों पर से एक सीट तो छोड़नी थी
लोकतंत्र का यह तकाजा था। अब वायनाड की जनता को प्रश्न करना चाहिए कि उन्होंने राहुल गांधी ने उनके साथ न्याय किया कि धोखा किया। और वायनाड सीट पे आपने देखा होगा जब चुनाव हुए थे, चुनाव के जब तक वोट नहीं पड़े थे तब तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी, तब तक रायबरेली अमेठी में इन्होंने पर्दा खोला नहीं। तो वायनाड की जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया। और ये तो कांग्रेस की पुरानी नीति रही है कि जिसका साथ देते हैं उसको धोखा दे देते हैं, सीढ़ी पे चढ़ के उसी का गला रेत देते हैं। अब ये उनका आंतरिक मामला है। हाँ, श्रीमती प्रियंका गांधी लड़े, स्वागत योग्य कदम है ये लेकिन उनका देश मामला। लेकिन फिर अगर भी वो रायबरेली छोड़ते तब भी आप यही बोलते कि रायबरेली ने इतने भारी वोटों से जितवाया, उसको छोड़ दिया। नहीं, देखिए आपने जो कहा रायबरेली छोड़ देते मैं ये बोलते, लेकिन आपको ये खुलासा तो कर देना चाहिए कि हम रायबरेली और वायनाड दोनों से लड़ रहे हैं। अगर मैं एक चीज कहूं कि इंतजार करते हैं, अंतिम दौर में जब तक मतदान नहीं हुआ तब तक वायनाड की जनता तो यही जानती थी कि राहुल गांधी ने यहाँ से हमने इनको जनप्रतिनिधि बना के भेजा और दोबारा भी हम इनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे। तो ये तो वायनाड की जनता के साथ सरासर धोखा हुआ ना। और उसके बाद अंतिम दौर में आप आके रायबरेली में भी आपने जो है नामांकन दाखिल कर दिया। ये तो समझने वाली बात है कि वायनाड के लोग इतने जनमानस समझदार है, वो जानता है कि देखिए जब वोट पड़ गया और इनको लगा अब तो काम खत्म हो गया, अब तो मैं रायबरेली में पर्चा दाखिल कर सकता हूँ, तब ये उत्तर भारत में भी आकर इन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। तो अब लड़ेंगे इस बार, जनता समझदार है और देखिएगा फिर क्या हश्र होता है। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, भारत की जनता इतना विश्वास है, वो समझती है कि मौके पे कौन साथ देता है कौन साथ नहीं देता है। और वैसे भी कांग्रेस की हमेशा रीति ही रही है। संदीप त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। कह रहे हैं कि जो है वायनाड की जनता को धोखा दिया गया है, धोखा दे के रायबरेली आ गए राहुल गांधी और उनको छोड़ दिया। सर मैं कुछ कहूंगा नहीं, थूको चाटो लोगों से ज्यादा मैं बात कर नहीं पाता, इसलिए कि जिनका काम ही है थूक कर चाटना, वो अभी बस कोई दूसरी बात रखूंगा फिर पलट जाएंगे। बड़ोदरा के लोगों के साथ मोदी जी ने धोखा किया था क्या 2014 में, है ना? फिर गद्दार और निकम्मा आदमी है मोदी इनके हिसाब से, ना। धोखे अभी गला रेतने की परिभाषा कोई आतंकवादी समझ रखा है अपने जैसे क्या? तो क्या परिभाषा आप दे रहे थे अभी? गला रेतने वाला आदमी है, कसाई बड़ोदरा के साथ उसने जो है बड़ा गलत किया था 2014 में। मूर्खों वाली बात। देखिए, 2 सीटों से लड़ने की परंपरा रही है, पहले भी लोग लड़ते रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। भारत इतना बड़ा देश है और हर व्यक्ति और हर जो है लोकसभा के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ से बड़े नेता चुनाव लड़ें, और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग अलग सीटों से, 2 सीटों से, 3 सीटों से लोगों ने चुनाव लड़ा है और लड़ते हैं लोग, फिर एक सीट छोड़नी पड़ती है। संदीप जी, प्रियंका गांधी जी का पहला चुनाव है, पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं। चुनाव उन्होंने बहुत लड़ाए हैं, अपनी माँ को लड़वाया, भाई को लड़वाया, अभी अमेठी जीत के आई हैं, तो एक रणनीतिकार के तौर पर तो आई हैं, लेकिन पहली बार चुनाव मैदान में उतरना कितनी बड़ी चुनौती होगी उनके लिए? नहीं, देखिए के.एल. शर्मा जी हमारे यहाँ चुनाव लड़ाया करते थे लगभग 40 वर्ष से, और अमेठी से 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर को हरा के भगा दिया। तो एक आम कार्यकर्ता, तो प्रियंका जी तो बड़ी नेता है, हमारी राष्ट्रीय महासचिव है, तो वो चुनाव लड़ने जा रही है, उनको लड़ाने का अनुभव, जीतेंगी चुनाव। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो है स्मृति ईरानी जी खाली हैं, उनको वायनाड से चुनाव लड़ा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जितना यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इससे बढ़िया है कि उनको हारी हुई कैंडिडेट है, उनको वायनाड से चुनाव लड़ा दें। वैसे भी जो है वो गोवा में बीफ वगैरह का व्यवसाय बढ़िया कर लेते हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज देखिए सर, कोई कौन सी सीट रख रहा है नहीं रख रहा है उसका वो निजी विषय है। और वायनाड, राहुल जी ने स्पष्ट ये बात कही कि हमारे समय में वायनाड की उस समय जनता ने साथ दिया था जब कांग्रेस पार्टी दिक्कत में थी, या जो है एक दौर होता है उस दौर में उन्होंने साथ दिया था, और वो दिल के नजदीक उतने ही हैं जितने जो है रायबरेली के लोग हैं। और उन्होंने कहा कि वायनाड को 2 सांसद मिलने जा रहा है, एक प्रियंका गांधी और एक राहुल गांधी। तो इससे बड़ी बात और कोई नेता क्या कर सकता है? क्या मोदी जी ने इस तरीके की बातें बड़ोदरा के लिए कही थी? क्या उन्होंने बोला था? वो भी तो 2014 में 2 सीटों पर लड़े थे।
लेकिन मोदी जी तो काम जो है निकालते हैं, निकाल कर भूल जाते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, हमारे यहाँ के एक है पीयर के चच्चा ओम प्रकाश राजभर जी, उत्तर प्रदेश में समर्थन ले लिया और उसके बाद उनका लड़का चुनाव नहीं जीत पाया, जो है एनडीए की बैठक कोई निमंत्रण तक नहीं दिया गया। एक है निषाद पार्टी हमारे यहाँ, जब तक उनका लड़का सांसद था खूब आवा भगत थी, सांसद का चुनाव हार गया, बुलाया नहीं गया। तो ये लोग वो हैं, जब जो है आपके पास कुछ होगा तभी आपको याद करेंगे। अब देखिए तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी 16 सांसद जीत गई है, अब मोदी जी उनको सर माथे पर लेकर घूम रहे हैं, नहीं तो उन्हीं को क्या क्या नहीं बोला है उनके। तो राजनीति में तो होता है संदीप जी, ये तो राजनीति में होता ही रहता है। आप भी अगर बड़ी ताकत बने तभी तो आपकी पूछ भी हो रही है ना, तो ये तो कोई नई बात थोड़ी बीजेपी कर रही है। हालांकि आपने सुझाव अच्छा दिया है कि जो है स्मृति ईरानी जी वायनाड से लड़ सकती हैं। देशबंधु जी, ये आइडिया कैसा लग रहा है आपको कांग्रेस का? नहीं, अभी बहुत कुछ बोल, पूरा का पूरा परिवार जमानत पर बैठा हुआ है। अरे इतनी शिक्षा और राजनीति की बात करते हैं, पहले छूट जाए ना। चोर बेईमान लोगों की बात करते हैं, चोरों बेईमानी को महागठबंधन की बात करते हैं और ज्ञान आता है गठबंधन को पार्टी का, पढ़े लिखे को फारसी का पूरा परिवार जो है जमानत पर दिया है। और एक गरीब व्यक्ति का परिवार जो है 3 बार प्रधानमंत्री बना, ये बात शहजादे को पटरी नहीं खाती है। यही कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। और दिक्कत ये है, ये लोग सोचते हैं कि कहीं से लड़कर देश की सत्ता, देश को लूटने का काम किए, देश लूट के बांट के पूरा का पूरा जमानत है। कम से कम तुम तो 55 का हो, तुम्हारा और चौथी पास रहेगा जो 70 साल बोलता कि वो भी एक एक करके बोलिए, एक एक। संदीप जी सुन लीजिए पहले। कहाँ से दौलत इकट्ठा कर लिए हैं अरबों खरबों की, और पूरा का पूरा परिवार माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत पर है और 23 साल 24 साल का सार्वजनिक जीवन हुआ। और ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इनके चाल चरित्र चेहरा बात करते हैं, दुनिया भर की ज्ञान नहीं बगाड़ना चाहिए। मैं जवाब दे दूं सर, दे के चलने। देशबंधु जी देखिए, यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा, किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। दिक्कत ये मात्र 2 मिनट में बात रखूंगा। और विश्व के कीर्तिमान पटल पे उसने जो नाम रोशन किया ना, वो शहजादे कभी इस जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। इतिहास रच दिया, बड़ा नाम होता था। अरे मैं भी तो सुन रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। अरे भैया वो अभी आदमी 3 बार है। आप लोग को देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं, जवाब दे दूं सर? है ठीक है देशबंधु जी, और सारा जवाब ले लीजिए। जमानत पे पहले छूट जाए ना, पहले बरी हो जाते, फिर आगे जाते चुनाव लड़ने के लिए। किसने मना किया? लोकतंत्र में तो हमारे आडवाणी जी ने भी उदाहरण प्रस्तुत किया, बड़ा उदाहरण दे रहे थे कि स्मृति ईरानी माननीय मंत्री है, उन्होंने हराया भी है। चुनाव में जीत हार लगी रहती है, इनका काम है। तो पहले लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट से सब लोग बरी हो जाए और फिर बताएं तो कि हमने भैया ठीक है जवाब ले लीजिए। दीक्षित जवाब ले लीजिए। बात वही रिपीट कर रहे हैं, झल्लाहट में। संदीप जी बोलिए। अरे हम झल्लाहट में नहीं, आपको संदीप जी बोलिए। हाँ ठीक है, आपने बोल लिया, अब सुनिए सर। इन्होंने आप सुन रहे थे, जल्दी खत्म करें, मुझे आगे ही बढ़ना है जी। दिक्कत यह फर्जी प्रवक्ता बन के टीवी चैनलों पे आ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। 24 साल का सार्वजनिक जीवन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे, एक भी दाग आप बता दो ना। हम आपका तो पूरा का पूरा परिवार जमानत में, ये बात तो पूरे 144 करोड़ भारतीय भी जानते हैं। जमानत पर है। अगर लोकतंत्र में इतनी भी सूचना है तो त्याग पत्र दे दें और पहले कोर्ट से बरी हो जाए, फिर दीक्षित सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तो इन्होंने कहा कि क्या त्याग पत्र देंगे? पूरा जीवन ही जमानत पे चलेगा। लोग जमानत पे हैं सर, 10 साल से इनकी सत्ता है। क्या घास छील रहे हो क्या? जमानत पर क्यों है भाई? आपका सॉलिसिटर जनरल, आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आप सबूत दीजिए, सबूत देके जेल भेजिए। कोई कहना टाइप रिकॉर्डर बजा रहा हो, बच्चा चाल किया, बत्ता चाल किया, बत्ता चाल किया। उस फ्राड चौथी पास राजन, झूठे से पूछो, उस दलाल से पूछो, उस दलाल से पूछो ना, गुजरात के दलाल करके आया, घर के गहने बेच के आया, अपनी पत्नी छोड़ दिया। उस दलाल से पूछो कि देश के 10 साल में क्या किया। ठीक है, 420 से पूछो, देखिए मुद्दे से भटक रही है, मुद्दे से भटक रही है। दीक्षित जी, भगवान है वो। त्रिपाठी जी, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है? 420 फ्राड से पूछो, सारा दिन झूठ बोलता है। दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, डॉक्टर सुशील जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी को लॉन्च किया जा रहा है, एक तरह से चुनाव मैदान में उतरी पहली बार जो है, सियासत लंबे समय से कर रही हैं, आपको लगता है गांधी परिवार की एक और जो है पीढ़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक और सदस्य जो है राजनीति में आ रहा है?
ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है हो गया त्रिपाठी जी, हो गया, बाकी लोग को बोलने दीजिए। त्रिपाठी जी हो गया, ठीक है, डॉक्टर साहब बोलिए। अरे जिस दिन सरकार आएगी कसम है तुमको लेने में, लाइन में लगे खड़े पीलोगे। त्रिपाठी जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। जाओगे लाइन में, सरकार अभी इसी 5 साल के अंदर बनेगी और लाइन में ठीक है खड़े होंगे, ठीक है डॉक्टर साहब बोलिए। खड़े होंगे, ले रहे हो, ठीक ले रहे हो। मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी आप लोग अगर शांत नहीं होंगे तो। माननीय दीक्षित जी, माननीय त्रिपाठी जी, प्लीज प्लीज बाकी लोग सुन लीजिए। नहीं, यही इनकी शब्दावली है, यही भाषा चाल टिप्पणी नहीं, नेशनल चैनल में बैठे आप लोग जो है, बड़ा निकल गई कि ठीक है, शांत रहिए त्रिपाठी जी, शांत रहिए। अभी बहुत सवाल होने, बहुत सवाल होने। चौराहे पर का टपोरी जैसी भाषा यूज करता है, भाषा आप यूज करते हो। दीक्षित जी शांत हो जाइए, दीक्षित जी शांत हो जाइए। और सारे गठबंधन की सरकारें आप बनाए और सारे चोट पर मौसेरे भाई। दीक्षित जी, त्रिपाठी जी शांत हो जाइए, मुझे आगे बढ़ना है, शांत हो जाइए। इनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी लगता है। सरकार बन गई, क्या बात कर रहे हो? बहुत 4 या 99। ठीक है, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप 4 धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद 4 धाम यात्रा की कामना करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, सालागढ़, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हनीपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिन भर चली सियासी गतिविधियों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऐलान कांग्रेस ने किया है, वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी पहली बार राजनीति के मैदान में उतरने वाली हैं। बड़ी खबर है, इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले उत्तर में राहुल गांधी संभालेंगे, दक्षिण में प्रियंका गांधी संभालेंगी और दोनों ओर जो है कांग्रेस आगे बढ़ेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, स्ट्रेटेजी के तौर पर तो कांग्रेस का ये जो फैसला है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक लगता है कि उत्तर में राहुल जी और दक्षिण में प्रियंका जी, और इससे संभावना है कि कांग्रेस का दक्षिण में और पैर प्रसारेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ राज्यों में वहां पर वो सत्ता में हैं और काम कर रहे हैं।
लेकिन मेरा थोड़ा सा एक ये विनम्र निवेदन आपके माध्यम से दर्शकों से है कि अगर कांग्रेस को ये सीट छोड़नी भी थी और राहुल जी को भारत में महिलाओं का सम्मान करना था, तो ये घर के किसी सदस्य को ना देकर घर के सदस्य से बाहर अगर किसी को देते तो शायद वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी तक मुख्य आरोप कांग्रेस पार्टी पर यही लगा है कि परिवारवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह, क्योंकि वो गढ़ था उनका राहुल जी का, पिछले कुछ बार से जीतते आ रहे हैं, तो इसलिए वहां जीतने में तो कोई समस्या नहीं होती। तो अगर परिवार से बाहर किसी सदस्य को वो सीट देते तो शायद कांग्रेस को अपने ऊपर ये आरोप ढोने में भी सफलता मिलती और सीट तो बचाए रखते। वो नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है पार्लियामेंट में उनके बराबर रहते हैं और साउथ में विस्तार भी उनका बढ़ता रहता है। जी यश भारती जी, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी लंबे समय से काम कर रही हैं और परिवारवाद के आरोप समाजवादी पार्टी में लगते रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथी पहले शांति से और शालीनता से सुनना सीखें। विषय जो भी आएगा अपनी बात रखें, दर्शकों का बहुमूल्य समय होता है और आपका टीवी चैनल प्रतिष्ठित चैनल है जहां एक चर्चा हो रही, चर्चा पे कम से कम समझ में तो आए क्या चर्चा हो रही है। बिल्कुल। वो अपने विषय को भी रखना चाहते हैं तो ऐसे रखें कि दर्शकों तक बात ठीक ढंग से पहुंचे। जो भारतीय जनता का पार्टी का चरित्र और अनुशासन है वो हर जगह प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। अब विषय पे आते हैं। जो आरोप लगाते हैं वो कौन लोग लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। परिवारवाद कहाँ नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी ने मठ लिए, मठ में योगी बने, अपने चाचा से उन्होंने मठाधीश ली। उनके चाचा ही पहले गोरखपुर से सांसद थे, उसके बाद वो सांसद बने, तो वो परिवारवाद नहीं होगा? अमित शाह जी खुद अपने अस्तित्व का फायदा उठाकर के अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं, वो परिवारवाद नहीं होगा? अनुराग ठाकुर कौन है? क्या उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? क्या उनकी दादी विजयराजे सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दोनों बहनें क्या भारतीय जनता पार्टी में, एक पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान और एक मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री नहीं? ये वंशवाद नहीं है? कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह जी, जिनको भी सांसद का चुनाव लड़ाया, राजवीर जी के बेटे अभी योगी सरकार में सबसे युवा मंत्री हैं, ये परिवारवाद और वंशवाद नहीं? कितने नाम ले दूं, पीयूष गोयल जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, जितने भी इनके कैबिनेट में हैं, जो एनडीए में इनके सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, और भी मैं लगातार नाम लेना चाहूं, तो ये परिवारवाद और वंशवाद से दूर है क्या? तो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए नारा देना और चीजों का प्रस्तुतिकरण करना, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी मैं सुन रहा था प्रियंका गांधी जी की जब बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के एक साथी बोल रहे थे अपराध कायम है, वो जमानत। आप आंकड़े देखिए, देश भर की विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में अगर सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक संख्या में लोग बैठे हुए। अगर ये बात प्रियंका गांधी पे लागू होती है कि जमानत पे है तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दिलवा दे सभी लोगों से, जितने लोग उनकी जमानत में और संसदीय में बैठे हुए, विधानसभा में बैठे, लोकसभा में बैठे, राज्यसभा में बैठे, विधान परिषदों, इस्तीफा जमानत पे नहीं है, प्रियंका के बारे में नहीं कहा गया। नहीं, उन्होंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के भी साथी ने, कि पूरा परिवार जमानत पे है। मैं वही बात कह रहा हूँ, पूरा परिवार जमानत पे है। तो जो अपराध और जमानत की बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक नियम अनुसार व्यवस्था हो जाएगी 3 साल से अधिक, 2 साल से अधिक, तब उनकी सदस्यता जाएगी, जैसे राहुल गांधी जी की गई थी। तो उस बात पे अगर वो बात कहते समझ में आता, लेकिन जब खुद का दामन दागदार है और दूसरे को दागदार बताने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये तो वॉशिंग मशीन वाली बात है। भारतीय पार्टी वॉशिंग मशीन अपने पास रखी हुई है, जब उनके विरोध में लोग होते हैं तो वो अपराधी होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो वॉशिंग मशीन में हिला करके साफ कर देते हैं। चाहे वो एनसीपी के नेता पवार परिवार से हों, चाहे वो अन्य लोग हों, बड़ी लंबी श्रृंखला है जो भ्रष्टाचारियों के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर, मंचों से लगाए, वोट मांगे हैं जनता से। तो अगर भ्रमित करने का काम कोई करे,
कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर सुशील कुछ कहना चाहेंगे इस पे? थोपी नहीं जा रही हेलीकॉप्टर, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को ठीक है। 2014 में दिल्ली 2 सीट से लगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ही समय पे 4-4 सीट से चुनाव लड़े हैं, आडवाणी जी 2 सीट से चुनाव लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2-2 सीट से चुनाव लड़ा और सीटें छोड़ी हैं। तो अगर ये जनता को भ्रमित करने वाली बात, जैसा भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ कि राहुल गांधी जी ने धोखा दे दिया, तो भैया इसमें धोखा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे ज्यादा दिया, जो 4-4 सीट से चुनाव लड़े। जमानतें जब्त हुई, जनता ने अस्वीकार किया। तो ये सब बातें कहना, पहले अपना दामन देख लें। और लाल कृष्ण आडवाणी जी का वो उदाहरण दे रहे थे कि हमने नैतिकता का आधार दिया। अरे यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें मंत्री और बड़े नेता कह देते हैं कि अब किसी का इस्तीफा नहीं होगा, ये यूपीए की सरकार नहीं है, इस्तीफा होगा। बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर पूरा जल रहा है, लेकिन इस्तीफा देने को नैतिकता। ठीक है, उस पर आऊंगा मैं, आऊंगा, यस जी आऊंगा। ठीक है, डॉक्टर सुशील जी कुछ कहेंगे आप जवाब पे? जी मेरे साथी प्रोफेसर यश जी ने बहुत सारी बातें कही। आप किस बात के परिवारवाद पे जो आपका जवाब दिया उन्होंने, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, परिवारवाद ये बात बिल्कुल सही है कि तकरीबन हर पार्टी में है, लेकिन मेरा जो विनम्र निवेदन था कि कांग्रेस के ऊपर पूरे जोरों से इस बात का आरोप लग रहा था कि परिवारवाद चल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका था कांग्रेस पार्टी को हटने के लिए। सुशील जी, आरोप लगा कौन रहा है? सवाल तो ये है ना, जनता नहीं लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है जो ऊपर से लेकर नीचे तक परिवारवाद, वंशवाद और एनडीए में भी परिवारवाद और वंशवाद से घिरी हुई है। देखिए, मेरा यही जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप के कोई मायने नहीं है। जनता को भ्रमित करने वाली बात करें। आप कह रहे हो तो समझ में आती बात, आपकी बात का स्वागत है, उस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना है। लेकिन डॉक्टर सुशील ये भी तो सवाल है ना, प्रियंका गांधी क्या राजनीति में आएंगी नहीं इस तरह? प्रियंका गांधी कब राजनीति में आती फिर? हाँ, देखिए बात ये भी है कि प्रियंका जी के लिए सुनहरा मौका है, और यूपी में कहीं से भी वो लड़ सकते थे। वो हिंदी भाषी हैं, यूपी में बहुत काम किया है, इलेक्शन की कैंपेन की वो इंचार्ज रही तो यूपी में परिवारवाद में लगता है बहुत एक अच्छी जगह हो सकती था। यूपी में तो वही बात होती है परिवारवाद वाली। देखिए, मैं वायनाड के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की लोकल भाषा मलयालम है, और मुझे नहीं लगता कि प्रियंका जी को मलयालम भाषा आती है। तो यहाँ पर फिर उन्हें लोकल ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए वैसे ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, वो कहीं से भी लड़ाएं, कैसे भी लड़ाएं। और जो बात रही जनता की, तो मैं ये आपको विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जैसी जो 150 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, वो 2024 के चुनाव में मात्र 90+ सीटें ला पाई है। तो ये एक इंडिकेशन है पब्लिक का कि पब्लिक ये देख रही है कि परिवारवाद हो रहा है पार्टी में। ठीक है, अगर कांग्रेस ठीक है, बोलिए ले आते, ठीक है सुशील जी, हो गया, परिवारवाद नहीं है, बात आ गई आपकी, अपोजिट पार्टियों का आरोप। ठीक है जी नवीन जी। सर एक बात आप समझिए कि हमारा देश जो है स्लीपर सेल से बहुत परेशान है। स्लीपर सेल ये वो होते हैं कि जो है कोई चाट बना रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई जो है घोड़ी लेकर जो है लोगों को गंतव्य तक पहुंचा रहा है, लेकिन पता चलता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। तो ऐसे ही अपने यहाँ एक संगठन है सर, जिसको हम लोग कहते हैं आरएसएस। अरे आप कुछ जानते नहीं, देखिए फालतू की बात मत करिए, मैं इस टाइप की डिबेट नहीं करता हूँ। आप क्या जो है, आप आरएसएस जैसे संस्थाओं पे ऐसे सवाल उठाते हैं। देखिए, आप प्रवक्ता नहीं है, अगर प्रवक्ता है तो आप पहले प्रमाण पत्र दे दीजिए कि आप कांग्रेस के वाकई घोषित प्रवक्ता। सड़क से चले आए हैं और आरएसएस जैसे स्वयंसेवी संस्थानों के आरएसएस के बारे में जब नहीं मालूम है तो टीका टिप्पणी ना करिए। सड़क पे बैठ के कोई टपोरी है, चौराहे पर के कोई है, मुझे तो नहीं लगता आप कांग्रेस का कोई प्रवक्ता है। और है अधिकृत प्रवक्ता तो बता दीजिए, और ऐसी टिप्पणी करेंगे तो सही बात सही नहीं होगी। और बोलने से पहले सोच लिया करिए, आप नेशनल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, चौराहे पर की मस्जिद नहीं लगा रहे हैं। और परिवारवाद की जो बात करते हैं, लालू के परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, ये परिवारवाद होता है। वकील का लड़का वकील बन जाए, डॉक्टर का लड़का नहीं। अभी एक राजनीतिक विश्लेषक बन रहे हैं, क्या कांग्रेस की पार्टी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? आप घोषित कर दो ना कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री बनता। और फांसी चढ़ाए वाली कड़बाजी मत किया करो। ठीक है दीक्षित जी, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। नहीं भाई साहब, आरएसएस के बारे में ऐसी टिप्पणी मैं नहीं सुन सकता हूँ, ऐसी डिबेट में नहीं करता हूँ। कई सड़क चाप होंगे और कई सड़क चाप के प्रवक्ता होंगे, ये घोषित प्रवक्ता भी नहीं। प्रवक्ता प्रूफ करते हैं।
इनको मेरा व्यक्तिगत नंबर दे दीजिएगा। अच्छा, उनको ये जवाब कहाँ देने के का प्रवक्ता मौका है? जवाब देने किस का सेल मौका में काम दीजिए। करते हैं ये बता दें। इस प्रकार की टिप्पणी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अशोभनीय है, इसके लिए क्षमा मांगे। और अगर ये कहीं के भी हो, ये प्रवक्ता नहीं, उल्लू का पट्टे लगता है आप दोनों की कोई व्यक्तिगत जो है कुछ मुलाकातें हो चुकी है। तुम अपना पत्रकार लिख के बैठो। आरएसएस जैसे संस्थानों पे ऐसी टिप्पणी करते हो, देश के प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करते हो, गधे कहीं के उल्लू का पट्टे। दीक्षित जी, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें चैनल पर। दीक्षित जी जवाब सुनिए, अगर बोला है तो सुन भी लीजिए। बोलिए, त्रिपाठी जवाब दीजिए स्वामी भाषा में। निजी आरोपों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रवक्ता सड़क से उठाए हुए, अगर ये प्रवक्ता है तो ये घोषित करें। अरे सुन मैं तो राष्ट्रीय लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। आपने बोला, सुन तो लीजिए उनको। दीक्षित जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए 2 मिनट। संदीप त्रिपाठी जी आराम से बोलिए। ये बदतमीजी कर रहा है सर। क्या बदतमीजी कर रहा है? तुम आरएसएस के बारे में ऐसी टिप्पणी करोगे? ठीक है, तो उनको बोलने दीजिए ना, बोलने तो दीजिए, बात साफ करने दीजिए। परिवारवाद की क्या परिभाषा होती है? कानून के सम्मत बोल रहा हूँ, अगर क्षमता गलत बोल रहा हूँ चले जाए कोर्ट, चला जा मुकदमा लिखा दे। मैं पता कर लूंगा। हाँ जा पता कर। सुनो, मेरी बात सुनिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में और आरएसएस जैसे संगठन में अगर भाषा का ज्ञान न हो, मर्यादा न हो, हाँ ठीक है, ठीक है। सर मैं बता रहा था कि कुछ देशबंधु जी सुन लीजिए देशबंधु जी सुन लीजिए। भाषा में जवाब दिया जाए। मैं कुछ नए सवालों के साथ आपके साथ आ रहा हूँ। देशबंधु जी, नए सवाल शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले सुन लीजिए। 1 मिनट बात खत्म कर संदीप जी। हाँ, मैं जो ये कह रहा था सर कि जो स्लीपर सेल होते हैं वो सब डीएक्टिवेट पड़े रहते हैं, वो नाम बदलकर वो संगठन का काम करने के लिए आ जाते हैं सर। तो अभी सर बात हो रही है अगर परिवारवाद की, तो पूरे देश के परिवारवाद पर आप चर्चा क्यों नहीं करते हो? प्रियंका को कहाँ से लड़ना चाहिए? मलयालम आती है कि मलयालम नहीं आती है? क्या ये तो मुझे बताओ। परिवारवाद की बात तो बताओ। अखिलेश का बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा अध्यक्ष, ये बताओ। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। एक वकील का लड़का वकील बनेगा तो वो काबिलियत है, अपनी मेहनत करता है, तब बनता है। आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद नहीं है। हमारा सांगठनिक ढांचा है यहाँ। देशबंधु जी, प्रियंका गांधी पिछले 5 साल से महासचिव हुए हैं कांग्रेस की। आप क्या बता दो, लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलावा कोई बन सकता है मुख्यमंत्री? तुमको परिवार की परिभाषा ही नहीं मालूम। क्या हो तुम? आप क्या हो यार? बदतमीजी मत किया करो। मनमोहन सिंह कहाँ से थे? नहीं, आप बता दो। अरे आप बता दो ना, कांग्रेस से। अरे कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी के अलावा पार्टी का। ठीक है, चलिए ठीक है। सिर्फ दलाली करना है तुमको। ठीक है संदीप जी, मेरा एक नया सवाल है। संदीप जी स्पीकर, संदीप त्रिपाठी जी, यही करते हो दलाली, इसीलिए दलाली सब। मुझे लगता है कहीं दलाल हो गए तभी इस भाषा का प्रयोग। आप लोगों को निजी रंजिश है क्या? आपस में इस तरह बातचीत कर रहे हैं आप लोग? मैं जब से देख रहा हूँ तुम्हारी भाषा दोनों की माइक बंद करनी पड़ेगी। की तरह प्रवक्ता की भाषा ऐसी शैली नहीं होती है। मर्यादितों के भाषा करो। दलाल यश भारती जी, मेरा सवाल है स्पीकर पद को लेकर जो राजनीति चल रही है। ये कहा जा रहा है कि स्पीकर जो, अगर नायडू जी की पार्टी अपना स्पीकर खड़ा करेगी तो हम उसको समर्थन देंगे, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये किस लिए आप लोग समर्थन करेंगे उनका? नवीन जी, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने हमारे नेता का नाम लेते हुए कहा और परिवारवाद की बातें की, तो मैंने जो परिवारवाद की बात कही थी वो बता देना। एनडीए में रामविलास पासवान जी के बेटे की पार्टी जो आरएलडी है, जो जयंत चौधरी जी की पार्टी है, और जो अन्य पार्टियां हैं, अनुप्रिया पटेल जी का मैंने नाम दिया, सुभाषपा का नाम दिया, ओपी राजभर जी की, संजय निषाद जी की पार्टी है। तमाम ऐसे दल हैं, लगभग 11-12 दल हैं जो एनडीए में अभी शामिल हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस तरह करके बता पाएंगे? जो परिवारवाद की पार्टियां हैं उनके समर्थन से उनकी बैसाखी एनडीए की सरकार और दूसरों को परिवारवाद का ज्ञान दे रही है
और ये बता रही है मैंने परिवारवाद की पूरी श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी में बता दी, वो दूसरी की पार्टियों में परिवारवाद ढूंढ रही है और अलग अलग परिभाषा बताती है परिवारवाद और वंशवाद की। तो मुझे लगता है बड़ा अशोभनीय जो भाषा का स्तर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यहाँ आपकी टीवी चैनल में रखा है, ये तो बहुत ही ज्यादा अशोभनीय है। गाली गलौज तक करके वो लेकर के मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को टीवी चैनल में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इससे मान सम्मान मुझे लगता है सुशील जी का भी गिरता है, मेरा भी गिरता है, आपके टीवी चैनल का भी गिरता है और जो दर्शक सुन रहे हैं उनका भी गिरता है। अब जो आपने मुझसे सवाल पूछा था, ये तो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जो तय किया जाएगा वो सबके सामने आएगा। हमारे यहाँ सारी बातें खुली हैं। जो हड़बड़ाहट, जो गड़बड़ाहट दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में देख रही है। अभी आरएसएस के ठेकेदार बन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, यहाँ वो आरएसएस लगातार भारतीय जनता पार्टी को ललकार रही है, उनको अहंकारी बता रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी भोपाल से पिछली दफा लोकसभा का सांसद बनाने का काम, टिकट देने का काम उसको करती है, जो आतंकवाद के मुकदमे झेल रही है, तारीखें रही है, बम ब्लास्ट में शामिल है प्रज्ञा ठाकुर, उनको देश की संसद में भेजती है। न केवल देश की संसद में भेजती है, रक्षा समिति का सदस्य तक बनाने का काम करते हैं। वो तो विपक्षियों ने विरोध किया, विपक्ष की पार्टियों ने, तब उनको रक्षा समिति का सदस्य नहीं बनाया, अन्यथा देश की रक्षा समिति का सदस्य बनाते हैं। वो प्रज्ञा ठाकुर जिस स्वयंसेवक की हत्या की थी, उस हत्या के आरोप में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने गिरफ्तार किया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब ये बता दें कि आरएसएस के स्वयं के सेवक की हत्या के आरोप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसे गिरफ्तार करती है और भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देती है, तो पहले ये अंदर खाना बता दें आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता क्या है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी ये कहती है कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं, तो ये आरएसएस की ठेकेदार बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ठीक है, संदीप त्रिपाठी संदीप, ठीक है यश जी, आप बात आ गई आपकी, यश जी राजनीतिक संगठन है, बात आ गई आपकी। संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग जो है जो लोकसभा जो स्पीकर का पद है उसको लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या आप विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा? बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष के और जो है अध्यक्ष दोनों पद के लिए जो है इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी रहेगा और हम इस पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और बिल्कुल रहेगा। और एक बात और मैं कह दूं सर, अभी बात हो रही थी प्रक्रिया की, तो एक जानकारी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और दर्शकों के लिए सवाल छोड़ रहा हूं कि जो सदन का नेता होता है उसको सदन के सदस्य चुनते हैं, ना कि उस पार्टी के मुखिया सर। मोदी जी को कौन से सदन के सदस्यों ने चुना है, ये बैठक कब हुई है, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें सर। एनडीए के बैठक के साथ ही बीजेपी के लोग भी मौजूद थे वहां पर और एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आया। टीवी खोल के देख पाए थे कि एनडीए की बैठक में उनको जब सदन का नेता चुना गया था, आपने देखा नहीं होगा, और आप नहीं जब देखते हैं तो आपको देखने के लिए नहीं होगा। समाचार पढ़िएगा, ज्ञान लेके आइएगा। सर रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को सब कुछ ज्ञान है। दीक्षित जी जब बोलेंगे तब आप सवाल पूछोगे तब बोलिए ना, तब बोलिए, नहीं तो फिर बहस डिस्टर्ब होती है। ठीक है संदीप जी, पूरी बात। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सांसदों की कोई बैठक नहीं हुई है। बहुत सारे सांसद जो भाजपा के हैं, मेरे जानने वाले हैं, जिनको वोटिंग का अधिकार होता है, या मौखिक या लिखित कई तरीके से वोटिंग होती है हाथ उठा के, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद मोदी जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से एनडीए के नेताओं से लेटर पर साइन कराकर वो राष्ट्रपति को दिया गया है। वो लेटर आज भी मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है, कहिए तो अभी मैं दिखा दूं। उसमें किसी संसद की जो प्रक्रिया होती है, जो संसद जो है संसदीय दल का नेता चुना जाता है, ऐसी कोई प्रक्रिया अब तक नहीं हुई है। ठीक है, बतावे के साथ ठीक है, कह रहा हूँ। डॉक्टर सुशील कुमार जी थोड़ा स्पष्ट करिए जरा, इनको बताइए किस तरह प्रक्रिया चली। जी मुझे लगता है संदीप त्रिपाठी जी का मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि शायद उनको प्रोसेस मालूम नहीं है या उनको उतनी जानकारी नहीं है, तो इस तरह के मामलों में कमेंट करने से बचना चाहिए। अगर कोई पत्रकार ये सवाल पूछ रहा है तो निश्चित रूप से पत्रकारों के पास पुख्ता जानकारी होती है, क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। सवाल का जवाब हमें नहीं आता है तो आप नम्रता से उसको पूछ कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कुछ झूठ सच नहीं बोलना चाहिए। उसकी बात जो ये है कि स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में, और क्योंकि संकट के समय में
स्पीकर निर्णायक भूमिका निभा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने पास रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के अपने घटक दलों के साथ बातचीत जारी है। आपसे ये पूछा गया कि लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में संसदीय दल के नेता के, और बहुत हद तक ये माना जाता है कि वो सर्वमान्य निर्णय ले लेते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पास रखना चाहती है। और रहा सवाल जहां तक विपक्ष का, तो देखिए विपक्ष का काम माना जाता है कि वो हर होने वाले काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करे, ये शायद माना गया है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राष्ट्र निर्माण में या देश के नागरिकों के भले के लिए जो काम होते हैं उसमें एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव भूमिका विपक्ष को निभानी चाहिए। तीसरा, मैं संदीप जी को आदर के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। ये बताइए, मुझे नहीं पता, मैं अज्ञानी हूँ। क्योंकि 1 जुलाई से बता रहे संदीप जी, सुन लीजिए, बता रहे बैठक हुई थी, बता रहे भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। कोई नहीं है अभी। और बताइए, हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सामने आकर ऐसा आप काम करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, किसी को डिफेम कर दें कि बाद में आप न्यायालयों के और पुलिस के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। क्योंकि ये बात अभी मानकर चलिए कि केंद्र में आपकी सरकार अभी 5 साल दूर है कम से कम, और 5 साल में क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, कितने बदलाव आते हैं आप अभी जानते नहीं है। इसलिए अति उत्साह में कुछ झूठ बोलने से या किसी को डिफेम करने से बचें। ठीक है, देशबंधु दीक्षित जी, जिस तरह से स्पीकर के पद की बात हो रही है, क्या आप लोग अपने पास रखेंगे या नायडू जी को देंगे? नहीं, देखिए इस बात का केवल एक ही उत्तर है। एनडीए दल का नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसे भी समझेंगे, उचित जो समय आएगा तो सहयोगी दल या पार्टी का कोई भी होगा, अच्छा कैंडिडेट स्पीकर पद पे और उप स्पीकर पे, उपाध्यक्ष के पद पे नाम घोषित होगा और सर्वसम्मति से 200 एनडीए गठबंधन 293 सदस्य हैं, सब मिलजुल कर स्पीकर का चुनाव कर लेंगे। हमारी पार्टी में एकता है और एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ 2047 के यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन पे चल रहा है। और रही बात इनकी, जो कह दूं, पहले इंडी गठबंधन का ये अपना नेता चुन ले, कब हुई, कहाँ हुई? अरे एनडीए गठबंधन का मतलब ही 293 सदस्यों ने मिलकर उसको नेता सदन चुना, और जब नेता सदन चुन जाता है तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इनको अगर संवैधानिक जानकारी न हो तो थोड़ा पढ़ लिख लिया करें। और एनडीए की बैठक एक साथ हुई थी। दीक्षित जी, ये विपक्ष ये कह रहा है कि परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास दिया जाए, तो आप लोग डिप्टी स्पीकर दे रहे हैं उनको? अरे इन्होंने कौन सी, जो क्या नाम है, आपातकाल लगा देने वाली पार्टी कौन सी परंपरा की बात करती है? तो जैसा है वैसा कर देंगे, कुछ भी तोड़ मरोड़ के कर देंगे, वो तो पता नहीं। वरना मैं इनकी 3-4 पीढ़ियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम बता देता अगर मुझे पता होता तो आप लोग नहीं देने वाले? यश भारती जी, कोई यश भारती जी नहीं देने वाले हैं विपक्ष को, तो विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी? नवीन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी ने इमरजेंसी का आपातकाल का नाम लिया। वो आपातकाल जो इंदिरा गांधी जी के समय लगाया गया, जिसकी समय समय पे सब लोगों ने विरोध किया है और उसकी बुराई धुरी है, और उनके पुत्र संजय गांधी जी को उस इमरजेंसी से देखा जाता है। कौन संजय गांधी जी? जिनकी धर्म पत्नी जी मेनका गांधी है, मेनका गांधी जी जिनके पुत्र वरुण गांधी जी हैं। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे और अभी मेनका गांधी जी को दोबारा टिकट दिया था। वंशवाद, परिवारवाद की परिभाषा देते मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी को क्यों भारतीय जनता पार्टी राजनीति में लेकर के रखती है? इमरजेंसी दौर का ही तो उदाहरण है परिवार, और वही परिवार का, वही गांधी परिवार जिसको बोलते रहते हैं। तो जो आपके यहाँ से चुनाव लड़े वो गांधी अच्छा है, जो दूसरी जगह से लड़े वो गांधी खराब है। तो ये दो तरह के रवैये रखना, मुझे लगता है ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे और चेहरे पे चेहरा लगा के और दोहरे मापदंड रख के जनता को जो लगातार मैं कहता हूँ भ्रमित करने वाले काम, झूठ परोसने वाला काम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, 40 पार्टियां कब तक साथ रहेंगी ये तो बता दो। ठीक है दीक्षित, त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए इनको। त्रिपाठी जवाब दे दीजिए। सवाल पूछिए। सवाल ये कह रहे हैं कि आपका नेता प्रतिपक्ष कौन बन रहा है? आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने देखी होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट ये कहा कि हमने अभी नेता पक्ष बिल्कुल हमारे यहाँ चयन नहीं हुआ है, हम जल्द चयन कर लेंगे।
हमने जो सवाल उठाया वो रिलेवेंट है, वो उस सवाल। अब सर देखिए, अब ये सर ये डिबेट का सुन तरीका लीजिए, नहीं दीक्षित है जी सर। सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। इसीलिए सर मैं और किसी चैनल पर डिबेट नहीं आता। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। करता है तब मैं बोलिए, पूरी करिए, समय कम बचा, पूरी करिए। क्या तरीका है सर? सर सर जो जिस प्रक्रिया पर मैंने बात की उस प्रक्रिया के सवाल को मैंने नेशनल चैनल पर, इंडिया टीवी पर उस सवाल को पूछा है, और कई चैनलों पर बात को, जो कि जिसको भाजपा वाले समझते हैं कि मतलब गोदी मीडिया समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, उन चैनलों पर ये सवाल पूछा है। और इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने जवाब नहीं दिया कि संसदीय दल की बैठक कब हुई, क्योंकि ऐसी कोई बैठक हुई ही नहीं है। ठीक है, एनडीए की बैठक हुई हमारे यहाँ, तो ठीक है, समय खत्म हो चुका है। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।